कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में या इस लेक्चर में देखा आइसोमर्स के बारे में, आइसोमर्स को लेकर, जिसमें हम लोग मेनली स्ट्रक्चर आइसोमर को ही डिस्कस किए। उसमें था चेन आइसोमर, फिर था हमारा पोजिशनल आइसोमर, फिर था हमारा फंक्शनल आइसोमर। इसके आगे नहीं पढ़ना है क्योंकि वो सब हाई क्लासेस में, जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर सीस ट्रांस वगैरह हो गया, फिर ऑप्टिकल आइसोमर में स्टीरियो आइसोमर्स, डाई स्टीरियोमर्स, इनांसियोमर्स वगैरह, रेसमिक मिक्सचर, वो सब हाई क्लासेस में था। तो हम लोग के लिए केवल स्ट्रक्चर आइसोमर था। स्ट्रक्चर आइसोमर में 3 तरह के आइसोमर थे: चेन आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर और फंक्शनल आइसोमर। ये था। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आइसोमर्स क्या होते हैं। तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, यानी कि एटम का जो अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है। अब उसमें कुछ होमवर्क भी था, तो आई होप कि उसमें आप लोगों ने बना भी लिया होगा, और नहीं बनाया होगा तो इसमें एग्जाम्पल्स में उसका आंसर भी सारा दिया हुआ है। तो अब आते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, और उसमें भी जो सबसे सिंपलेस्ट अल्केन है और जो सबसे सिंपलेस्ट अल्काइन है उसका प्रिपरेशन, फिर उन सब का थोड़ा प्रॉपर्टी देखेंगे, उनका कलर, टेक्सचर, उनका जो भी रिएक्शंस है, कंबशन रिएक्शंस वगैरह हो गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो गया, उसको देखेंगे। फिर हम लोग नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में मेनली देखेंगे कोल वगैरह को, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल तार, फिर पेट्रोलियम, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम में फिर हम जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं उनको देखेंगे। फिर अगले लेक्चर में हम लोग एक अलग से बनाएंगे जिसमें हम लोग सॉप या डिटर्जेंट्स कैसे, उनका क्लीनिंग मैकेनिज्म कैसे अलग काम करता है उसको देखेंगे, सॉप वगैरह को, उसको इसमें, क्योंकि फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अल्केन्स आपको पता ही है कि एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। ठीक है, सैचुरेटेड जो अल्केन्स होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन होते हैं? अल्कीन्स और अल्काइंस। उसमें और अच्छा, इसमें एक कंसेप्ट ये भी आगे पढ़ना है, हाइड्रोजनेशन का कंसेप्ट। ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे हाइड्रोजनेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। उसमें किस तरह का कैटलिस्ट यूज होता है और क्यों हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस यूज किया जाता है उसको भी देखेंगे। तो अल्केन्स मेनली हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आता है, और इसका जो जनरल फार्मूला हो वो CnH2n+2 है। ये सबको दुनिया में पता है, वेयर N इज़ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन इज एन अल्केन विथ 1 कार्बन अटैच्ड टू द 4। तो सबसे सिंपलेस्ट अल्केन कौन है इस दुनिया में? CH4, जिसको हम लोग मीथेन कहते हैं, और ये बहुत अच्छे से कंबशन प्रोसेस में यूज होता है, और ये बहुत कम CO2 रिलीज करता है ऑन कंबशन। देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज अ ऑलमोस्ट क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, हालांकि पूरी तरह नहीं है, लेकिन ये काफ़ी आपके घर में जो LPG वगैरह होता है जलता है उसमें मेनली ब्यूटेन, मीथेन वगैरह, और खासकर बायोगैस में तो पूरी तरह मीथेन ही अधिकतर मात्रा में होता है। तो मीथेन इज द सिंपलेस्ट है, ये हो गया। इसको मार्स गैस भी कहते हैं। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ देता है कि मार्स गैस, विच गैस इज ऑल्सो नोन एज मार्स गैस। तो ऑप्शन रहेगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह जो भी हो। तो मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं, और एक इसका नाम और भी है, वो है फायर डैम्प। ठीक है, बस याद रखने के लिए रखना, क्या पता कहीं पूछ दे या कोई पूछ दे चलते बोलते, और अगर तुम नहीं बता पाओ तो बोलोगे भाई तुम तो पढ़ते ही नहीं हो। ठीक है तो मीथेन हो गया। अब इसका ओकरेंस क्या होता है? तो ऑफकोर्स अर्थ के क्रस्ट में पाया जाता है पेट्रोलियम के साथ। पेट्रोलियम हैवियर है डेंसिटी में, तो वो नीचे रहेगा, और सिंस गैस है तो डेंसिटी उसका कम है, तो वो पेट्रोलियम के ऊपर पाया जाएगा। तो देखो यहाँ पर लिख दी भी गया कि बायोगैस और गोबर गैस में मेनली मीथेन पाया जाता है एज ए चीफ कंस्टिट्यूएंट। ठीक, लेबोरेटरी में मीथेन को कैसे बनाएंगे? तो ये फार्मूला या ये जो रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है ये जो तुम देख रहे हो RCO, तो R यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है? अल्काइल ग्रुप। ठीक है, R मतलब अल्काइल ग्रुप। अच्छा, स्पेन का जो थी है, ठीक है, RCONA। तो यहाँ पर सॉल्ट ऑफ, जो RCONA का मतलब होता है कि ये सॉल्ट ऑफ एनी कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच्ड विथ Na। यहाँ पर लिखा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड्स, किधर गया? डिकार्बोनाइजेशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो RCONA है ये और कुछ नहीं बल्कि सोडियम सॉल्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो COH हम लोग बार बार लिखते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। तो अगर इसमें से H को हटा दोगे और इसकी जगह कोई सोडियम या पोटेशियम ऐड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा? COONA बन जाएगा, और अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहेगा, तो यही तो RCONA है। तो RCONA का मतलब क्या होता है कि ये तुम्हारा सोडियम का सॉल्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर इसको NOH के साथ यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ अल्केन, कोई भी अल्केन हो, और या फिर तुम्हारा कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, तो ये क्या बना देगा? तुम्हारा एक अल्केन दे देगा। यहाँ पर देख रहे हो RH बन गया अल्केन, और साथ में बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा तुम्हें? Na2CO3, यानी कि सोडियम कार्बोनेट। तो अगर तुम्हें अल्केन का चाहिए फॉर्मेशन, तो मेनली क्या करोगे तुम? सॉल्ट ऑफ सोडियम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या सॉल्ट ऑफ तुम्हारा पोटेशियम कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्शन करवा दो
सोडियम हाइड्रोक्साइड से या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से तुम्हें एक अल्केन मिल जाएगा। तो मीथेन को प्रोड्यूस करने के लिए, अगर ये तो हो गया स्पेसिफिक, ये तुम्हारा एक जनरल रिएक्शन, लेकिन स्पेसिफिक रिएक्शन क्या होगा तुम्हारा मीथेन को बनाने के लिए। तो अगर तुम लेते हो CH3COH, ठीक है, ये तुम्हारा CH3COH अगर तुम लेते हो, जिसको कि एसिटिक एसिड भी कहते हैं, याद रखना एसिटिक एसिड बहुत यूज़ होता है विनेगर वगैरह में। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि विनेगर का, ये विनेगर तो उसका सिंपल नेम है या फिर ऐसे जो भी कह सको, लेकिन विनेगर का जो असली नाम है वो तुम्हारा जो ऑफिशियली यूज होता है वो है एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड। विनेगर जिसको सिरका भी कहते हैं, खाना वगैरह बनाने में इसका यूज़ होता है। तो विनेगर, सिरका, जो बहुत सारा तुम चाउमीन वगैरह में जो इसको क्या बोलते हैं, सॉस वगैरह जो नहीं डालते हैं काला काला करके, पता नहीं क्या, तो वो विनेगर ही है। और ये विनेगर का और कोई फार्मूला नहीं बल्कि एसिटिक एसिड से ही मेनली डिराइव होता है। और एसिटिक एसिड का फार्मूला CH3COOH है, ठीक है, याद रखना CH3COH है, ये एसिटिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड का क्या होता है HCOH। तो जो चींटी वगैरह काटती हैं तो ये फॉर्मिक एसिड ही हमारे शरीर में इंजेक्ट करती हैं, जिससे हमें दर्द होता है कुछ समय के लिए, तो वो फॉर्मिक एसिड हो गया। इसको लिख दो यहाँ पर फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो अगर तुम एसिटिक एसिड को लेते हो और उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हो तो तुमको मिलेगा एक सॉल्ट, एक है तुम्हें सॉल्ट किसका मिलेगा, तुम्हारा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। इसको क्या पढ़ोगे, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। CH3COOH क्या पढ़ोगे, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। क्यों, क्योंकि ये मिला है तुम्हारा, अरे सॉरी सारा इरेज हो गया, कोई बात नहीं, ये तुम्हारा एसिटिक एसिड से मिला और इसको रिएक्शन करवाया है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो ये क्या मिला, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। और साथ में एक प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट क्या मिला, वाटर। अब इसी फिर से इसको सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड को रिएक्शन करा फिर से NOH, तो इसका मतलब ये है कि हमें एसिटिक एसिड के साथ एक्सेस मात्रा में क्या लेना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये फिर से रिएक्शन करेगा CaO के प्रेजेंस में, नहीं कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा CH4 + Na2CO3। यही तो हमें चाहिए था, CH4। ये सबसे सिंपल अल्केन है CH4, जिसे मीथेन कहते हो। मीथेन का दूसरा नाम मार्स गैस भी है, या फिर इसको फायर, यहाँ पर था ना फायर, किधर गया, इसका एक और नाम कहता है फायर डैम, ठीक है, फायर डैम भी इसको कहते हैं। तो वैसे ये मीथेन ये क्या बोलते हैं मार्स में, ठीक है, मार्स गैस इसलिए शायद कह सकते हैं कि मार्स वगैरह पे वैसे एरिया जहाँ पर कीचड़ वगैरह या बहुत ज़्यादा, उसको क्या बोलते हैं, दलदली एरिया में ये मीथेन गैस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, मीथेन गैस। क्योंकि ऑफ कोर्स जो भी फॉसिल्स हैं वहाँ पर, जो भी प्लांट्स वगैरह हैं वो सब वहाँ सड़ रहे हैं, डिकम्पोज हो रहे हैं, तो ऐसे दलदल एरिया से, इसलिए सब मार्स, ठीक है, MARSH मार्स गैस कहते हैं। तो कोई भी चीज़ का नाम वही क्यों है, इसके पीछे भी उसका एक मीनिंग होता है, ठीक है। अगर तुम टाइप करोगे कहीं भी ChatGPT या कहीं भी तुम लिखोगे कि वाई मीथेन इज कॉल्ड मार्स गैस, तो तुमको इसका शायद आंसर यही मिलेगा कि दलदल एरिया में या जहाँ कीचड़ अधिक समय से है, तो वहाँ पर जो फॉसिल फ्यूल्स है वो बहुत समय से डिकम्पोज होते रहता है, और उस डिकम्पोजिशन के कारण जो जिस गैस का रिलीज होता है वो मेनली मीथेन ही है। और भी गैसेस होते हैं लेकिन मेनली मीथेन होता है, तो ये चीज़ है। खैर, मीथेन का कुछ प्रॉपर्टी है, और एक प्रॉपर्टी तुम्हें बहुत ज़्यादा शॉक करेगा। वो प्रॉपर्टी ये है कि ये मीथेन जो है उस वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है, इनसोल्यूबल इन वाटर। हमेशा याद रहेगा, मीथेन कभी भी वाटर में सोल्यूबल नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड या अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल में ये सोल्यूबल है। तो जो तुम्हारा पोलर लिक्विड्स है, पोलर लिक्विड्स में कौन आता है, तुम्हारा वाटर। तो वाटर वगैरह में इनसोल्यूबल होता है मीथेन यानी CH4, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक CCl4 या अल्कोहल में ये सॉल्यूबल होता है। याद रहेगा, टेस्ट में टेस्टलेस होता है, नो कैरेक्टरिस्टिक कलर, इसका सॉरी नो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, इसका कोई खास तरह का स्मेल नहीं होता है। कलर में कुछ ये कलरलेस होता है। वेपर डेंसिटी ये 8 है इसका वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलिकुलर मास बाई 2 होता है शायद, एक बार चेक कर लेना, चेक क्या कर लेना है, होता ही है। देखो CH4 का मोलिकुलर मास कितना होगा, तो कार्बन का तुम्हारा जो एटॉमिक मास है वो 12 है, और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, तो 4 का 4 हो जाएगा, तो ये 16 हो गया, 16 U, ठीक है, एटॉमिक मास इसका। तो मोलिकुलर मास कितना हो गया तुम्हारा मीथेन का, 16 U। अब वेपर डेंसिटी क्या होता है, मोलिकुलर मास बाई 2 होता है, तो 16/2 कर दोगे तो 8 आ गया। तो यही तो 8 लिखा हुआ है वेपर डेंसिटी। तो ये लेकिन वेपर डेंसिटी इसका 8 है, लेकिन ये एयर से लाइटर होता है। तो ऑफकोर्स जब ये एयर से लाइटर है तो ये चाहेगा, तो ये एयर के ऊपर रहना चाहेगा, ठीक है, एयर नीचे रहेगा इसके और ऊपर क्या रहेगा, मीथेन रहेगा। क्यों, क्योंकि इसका डेंसिटी ऑफकोर्स कम है, तो जिस चीज़ का डेंसिटी कम होता है वो ऑफकोर्स उस चीज़ के ऊपर जाती है जिसका डेंसिटी उसके रिलेटिव में ज़्यादा है। तो ये हो गया उसका कुछ प्रॉपर्टी। क्या रहेगा कि वाटर में कभी सॉल्यूबल नहीं होता है मीथेन, ठीक है, वाटर में मीथेन सॉल्यूबल नहीं होता है, याद रखना। लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड जो कि नॉन पोलर लिक्विड्स है या अल्कोहल, इसमें ये सॉल्यूबल होता है,
तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या था, कंबस्टिबिलिटी तो बहुत अच्छा कंबशन प्रोसेस है, ठीक है, इसको यूज़ करते हैं तो ऑफकोर्स कंबशन के दौरान ये CO2 देगा और H2O देगा। लेकिन अगर प्रॉपर ज़्यादा लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रखोगे, नहीं ऑक्सीजन का अच्छा से सप्लाई नहीं रखोगे यार, कम मात्रा में ऑक्सीजन रखोगे तो क्या देगा बाई प्रोडक्ट में, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये काफ़ी हार्मफुल है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। वैसे CO2 भी हार्मफुल है, ग्लोबल वार्मिंग गैस है, और CO भी ग्लोबल वार्मिंग गैस है, लेकिन CO कुछ ज़्यादा ही हार्मफुल है, क्योंकि ये जो हमारे होमोग्लोबिन में जब ये हमारे शरीर में जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो होमोग्लोबिन जो कि मेनली ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है, जो कि हमारे ब्लड में पाया जाता है RBC में, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है कि उसके इस कैपेसिटी को कम कर देता है, यानी कि हमारे हीमोग्लोबिन के जो ऑक्सीजन कैरिंग का जो कैपेसिटी है उसको एक कम कर देता है। तो इससे जो पर्सन है वो चोक कर सकता है, यानी कि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उसका डेथ भी हो सकता है। तो अधिकतर बार अभी हाल ही में एक मैंने न्यूज़ सुना, किसका, एक देश है मेरे ख्याल से अर्मेनिया, ठीक है, अर्मेनिया एक देश है, ठीक है, ये एशिया में ही पड़ता है, और एक फैमिली थी इंडिया की, पंजाब की रहने वाली, तो एक होटल था वहाँ पर, वो जो कपल था इंडिया का वो काम करता था, और भी इंडियंस लोग थे, तो वहाँ पर लाइट नहीं, मतलब उस दिन लाइट कटा हुआ था, तो वहाँ एक जनरेटर था, तो उस जनरेटर को जला के उन्होंने AC वगैरह या जो भी हीटिंग, ऑफकोर्स वहाँ ठंडा बहुत था, तो हीटिंग रूम हीटर जो भी जलाया होगा, लेकिन वो जनरेटर से पता है मेनली CO2 और CO निकल रहा होगा, CO2 और CO, कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2। तो अब ये रात भर और सारा रूम का दरवाज़ा और खिड़की सब बंद था, तो जब रूम का दरवाज़ा और खिड़की सारा बंद रहेगा और CO2 गैस उसमें जमा होते जाएगा रूम में, और आदमी वही ब्रेथ करते जाएगा, सांस लेते जाएगा, लेकिन हमें तो ऑक्सीजन चाहिए शरीर के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन ही जाके माइटोकॉन्ड्रिया में टूट के हमें एनर्जी देता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। लेकिन जब CO2 और CO2 केवल तुम्हारे नाक से होकर तुम्हारे लंग्स में जाएगा, फिर वो सारे ब्लड में जाएगा, तो बहुत हार्मफुल है, क्योंकि हमें तो ऑक्सीजन चाहिए था। तो ऐसे करते करते उनका स्लो डेथ हुआ और सब मर गए। 9 से 10 व्यक्ति थे उसमें, उस होटल में, मतलब रात में का यह टाइम है, ठीक है, वो ऑफकोर्स होटल बंद हो गया, रात में सब सो रहे थे वहीं पर। तो ऐसा होता है। तो आप कभी भी किसी भी चीज़ को जलाकर, एक दिए को भी जलाकर आप रूम खिड़की सब बंद के मत सो जाना, क्योंकि रूम खिड़की रहेगा तो ऑफकोर्स CO2 बाहर जाएगा या ऑक्सीजन अंदर आ सकता है, अगर वो सब बंद रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये चीज़ है। पायरोलाइसिस हमेशा याद रखना, हमेशा पूछा जाएगा कि पायरोलाइसिस क्या होता है। कि जब भी हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं, किसी गैस को या किसी चीज़ को, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, एबव 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, बहुत हाई टेम्परेचर पे, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड याद न भी रखो, लेकिन याद रखना कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो उस प्रोसेस को हम पायरोलाइसिस कहते हैं। फिर से पायरोलाइसिस किसे कहते हैं, तो जब भी हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे, मतलब 200 300 400 पे नहीं, या 600 700 पे नहीं, बल्कि 1000 डिग्री 2000 डिग्री 3000 डिग्री, इस तरह के टेम्परेचर पे इन द एब्सेंस ऑफ एयर हम किसी चीज़ को हीट करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पायरोलाइसिस। नाम ही है पायरोलाइसिस, ठीक है। तो मीथेन को जब हम इस तरह से पायरोलाइसिस के प्रोसेस से गुजारते हैं 1000 डिग्री से, तो ये ऑफकोर्स टूट जाता है कार्बन और हाइड्रोजन में, जिस चीज़ से बना हुआ है, ठीक है, अंडरगो डिकम्पोजिशन फॉर्मिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन विथ स्टीम। तो इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3 एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड, मीथेन रिएक्ट्स विथ स्टीम लिबरेटिंग हाइड्रोजन एंड मोनोऑक्साइड। तो जब भी ये स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, ये जो वाटर है, ये वाटर लिक्विड फॉर्म में नहीं है बल्कि गैसेज फॉर्म में है, क्योंकि स्टीम है और ऑफकोर्स ये बहुत हाई टेम्परेचर पे है। तो जब मीथेन को तुम हाई टेम्परेचर पे सॉरी स्टीम से रिएक्शन करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो ये क्या देता है, तुम्हारा CO2 नहीं देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड देता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है, साथ में हाइड्रोजन गैस देता है। तो या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, तो हाइड्रोजनेशन ऑफ मीथेन। तो मीथेन जो है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाता है जब विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। वैसे यहाँ क्लोरीन की जगह अगर तुम हैलोजनेशन है तो हैलोजेंस तो क्लोरीन भी है, ब्रोमीन है, ठीक है, ये सब हैलोजेंस है, तो यहाँ क्लोरीन की जगह ब्रोमीन रहेगा, फिर भी काम चलेगा मेरे ख्याल से। तो इन दिस रिएक्शन 1 और मोर हाइड्रोजन रिप्लेस, तो ये जो 4 हाइड्रोजन है ना, तो अगर Cl2 के साथ पहली बार रिएक्शन कराओगे तो एक हाइड्रोजन इससे हट जाएगा और एक Cl इससे जुड़ जाएगा। तो देखो CH3Cl हो गया, तो 3 हाइड्रोजन बचा और एक हाइड्रोजन का जगह क्लोरीन आ गया, तो CH3Cl प्लस NCl बन जाएगा, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन निकला वो जाके एक Cl से रिएक्ट कर जाएगा और ये बन जाएगा। तो ये इन द प्रेजेंस लेकिन ये सब किस में होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो सनलाइट के प्रेजेंस में जो तुम्हारा मीथेन है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजेंस। तो यहाँ पर हमने हैलोजेंस के रूप में क्लोरीन को एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। तो जो पहली बार CH4 को Cl2 से रिएक्शन करवाएंगे तो CH3Cl बनेगा। अच्छा, CH3Cl का नाम क्या है, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, इसको क्या नाम देते हैं, मिथाइल क्लोराइड। अब फिर से इस मिथाइल क्लोराइड को देखो CH3Cl को फिर से हम क्या करेंगे, क्योंकि ऑफकोर्स हाई अमाउंट ऑफ क्या होता है,
क्लोरीन प्रेजेंट है, तो CH3Cl को फिर से Cl2 से रिएक्ट करवाएं तो अभी भी इसमें 3 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा एक क्लोरीन, तो क्या बन जाएगा CH2Cl2 और यहाँ पर फिर NCl एक हमें बाई प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो CH2Cl को क्या पढ़ते हैं, मिथाइलिन डाइक्लोराइड। डाइक्लोराइड क्यों, क्योंकि 2 क्लोरीन है, तो डाइक्लोराइड और मिथाइलिन डाइक्लोराइड। अब फिर से CH2 मिथाइलिन डाइक्लोराइड को फिर से रिएक्शन करवाएं Cl2 से, उसी में रिएक्शन होते जाएगा। अगर हमने एक्सेस मात्रा ऑफ क्लोरीन को लिया तो CH2Cl2 फिर Cl2 इसे रिएक्शन करेगा, तो फिर एक इसमें से जो एक हाइड्रोजन है वो हट जाएगा और उसकी जगह क्लोरीन आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, CHCl, दिख रहे हो, CHCl और NCl एक बाय प्रोडक्ट में। इसी CHCl को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। याद रखा, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं ना कि क्लोरोफॉर्म अधिकतर जो किडनैपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म से उठा के बेहोश करवा देते हैं। तो क्लोरोफॉर्म और कुछ नहीं बल्कि CHCl ही होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्लोरोफॉर्म। ठीक है, याद रहेगा क्लोरोफॉर्म। ठीक है, वैसे इसका मेडिसिन भी यूज है, लेकिन मैंने क्योंकि किडनैपर गलत यूज नहीं है क्लोरोफॉर्म का। ठीक है, इसका मेडिसिन यूज भी है। मान लो किसी का ऑपरेशन करना है तो ऑफकोर्स उससे क्लोरोफॉर्म, या अब तो बहुत सारा एनेस्थेसिया आ गया है। और एनेस्थेसिया वैसे क्लोरोफॉर्म भी एक तरह का एनेस्थेटिक प्रोडक्ट ही है, क्योंकि इसको एक बार जब कोई इसे इनहेल करता है तो ऑफकोर्स वो थोड़े समय के लिए बेहोश हो जाता है, हमेशा के लिए बेहोश नहीं होगा, थोड़े समय के लिए हो जाएगा। वैसे बाकी सारे एनेस्थेटिक प्रोडक्ट्स भी हैं जिनको डायरेक्ट लिक्विड के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, उनको डायरेक्ट बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है और आदमी थोड़े समय के लिए बेहोश हो जाता है, उस थोड़े से समय में ऑपरेशन वगैरह कर दिया जाता है, या जो भी है। तो ये क्लोरोफॉर्म हो गया। क्लोरोफॉर्म ये तुम्हारा एक गैसीय सब्सटेंस की तरह ही होता है और मेनली इसको कपड़े पे लेके या फिर जो भी अथी किया जाता है, यूज़ किया जाता है थोड़े से समय के बेहोश करने के लिए। फिर इस क्लोरोफॉर्म को फिर से हम किधर गया, CH, यहाँ पर CHCl3 होगा, सॉरी यहाँ पर मैंने गलती कर दिया, CHCl3 यहाँ पर भी थोड़ा सा गलती लिखा हुआ है। ठीक है, ऑफकोर्स कभी कभी इस बुक में भी कहते हैं, यहाँ CHCl3 होगा ना, यहाँ पर 3 लिख लेना। ठीक है, फिर से इस CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म को रिएक्शन Cl2 के साथ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये एक तरह का ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है और ये बहुत ज़रूरी है इसको जानना। तो CCl4 को कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं। मीथेन का क्या है, 4 कार्बन टेट्रा, इसका मीथेन का शेप क्या होता है कोई पूछेगा, अभी तो हाइब्रिडाइजेशन वगैरह नहीं पढ़ना है, तो लेकिन याद रखेंगे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है मीथेन का और इसका बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होता है। अब अल्कीन्स एंड अल्काइन्स में आते हैं, कितना देर हो गया, 17 पॉइंट है। तो अल्कीन्स और अल्काइन्स में बातें हैं, तो मेनली तुम्हारा जनरल फॉर्मूला क्या है अल्कीन का, CnH2n, पूरी दुनिया जानती है। अल्काइंस CnH2n-2 और n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। तो n को मान लो, n को 2 लो, n को 3 लो, आपको आप पता चलते जाएगा धीरे धीरे कि हाँ क्या है। तो सबसे सिंपल जो अल्कीन्स है, जैसे सबसे सिंपल अल्केन्स क्या था, मीथेन CH4, तो सबसे सिंपल अल्कीन्स कौन है, C2H4। ठीक है, C2H4। और सबसे सिंपल अल्काइंस कौन है, तो तुम्हारा C2H2, सबसे सिंपल अल्काइन। तो इसी को इथाइन बोलते हैं, C2H2 को, और इथीन C2H4 को बोलते हैं। ठीक है, और इसको तो मीथेन बोलते ही थे, मीथेन। ठीक है, तो ये मीथेन था। अब अच्छा से लिख दो क्या इसको, मीथेन को। ठीक है, अब लेकिन याद रखना कि अल्कीन्स का कॉमन ओलेफिन्स होता है। ठीक है, ओलेफिन्स ये बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में कभी भी आ गया, पता लगे सब चीज़ों में पता और कि यही नहीं पता कि कॉमन नाम क्या है अल्कीन्स का, तो बहुत बार दिक्कत हो जाता है। तो अल्कीन्स का कॉमन नेम ओलेफिन्स है और अल्काइंस का कॉमन नेम एसिटाइलिन्स है। ठीक है, एसिटाइलिन्स। ठीक है, एसिटाइलिन्स जो भी पढ़े। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड अल्कीन्स में होता है, पूरी दुनिया को पता है। अल्काइंस में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये भी पूरी दुनिया को पता है। सिंपलेस्ट फॉर्म इथीन C2H4 और अल्काइंस का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म इथाइन C2H2। अच्छा, इथीन को इथाइलिन भी बोल रहे हैं यहाँ पर और इथाइन को एसिटाइलिन भी बोल रहे हैं। वैसे कोई बात नहीं, हम इसका आगे यूज़ देखेंगे, इसका सारा प्रॉपर्टी देखेंगे। बाय द वे देखो, मोलेकुलर फॉर्मूला भी दे दिया और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी दिया। C2H4 का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये होगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया और C2H2 इथाइन कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो ये तुम्हारा ट्रिपल मिथाइलिन एसिटाइलिन भी दिया हुआ है। खैर, अब जिस तरह से हमने मीथेन का प्रिपरेशन पढ़ा था कि जैसे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हम जब किसी रिएक्शन करवाते थे सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो हमको क्या मिलता था, यहाँ पर याद है, यहाँ पर कहाँ गया, हाँ, हमें क्या बोलता था, मीथेन बनता था, किधर गया, हाँ ये देखो, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो भी था, हम उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाते थे इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो हमें मीथेन मिलता था और साथ में बाई प्रोडक्ट Na2CO3 मिलता था। अब यहाँ पर तुम देखोगे,
इथिन का प्रिपरेशन, इथिन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय क्रैकिंग केरोसिन। क्रैकिंग क्या है, क्या क्रैकिंग, भाई क्रैकिंग का मतलब यहाँ बहुत दूसरा चीज़ है। क्रैकिंग इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन इनटू स्मॉलर चेन हाइड्रोकार्बन बाय हीटिंग एट हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। याद रहेगा, क्रैकिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेस में बल्कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि देखो ऑक्सीजन के प्रेस में करेंगे तो फिर तो कंबशन प्रोसेस हो जाएगा, वो हाइड्रोकार्बन ही जल जाएगा लो। तो जिस चीज़ के लिए मुझे यूज करना है वो तो हो ही नहीं पाएगा, इसलिए हम लोग ऑक्सीजन का एब्सेंस चाहते हैं, ऑक्सीजन ना हो जब भी हम क्रैकिंग का प्रोसेस। तो क्रैकिंग इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स इनटू सिंपलर चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो बेसिकली क्रैकिंग इज एन इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग सिंपलर अल्केन एंड अल्कीन फ्रॉम हायर अल्केन। ठीक है, क्रैकिंग दो टाइप का होता है, एक थर्मल क्रैकिंग और एक कैटेलिटिक क्रैकिंग। तो कैटेलिटिक क्रैकिंग में नाम से ही दिख रहा है कि कैटेलिटिक वर्ड यूज है, इसका मतलब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्रैकिंग होगा। और ऐसा है भी, द प्रोसेस इन्वॉल्व्स हीटिंग द कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं, तो जो भी रेट के हम रिएक्शन के रेट को घटा या बढ़ा सकते हैं उनको हम कैटलिस्ट कहते हैं। कैटलिस्ट दो टाइप के, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेंगे, रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को घटा देते हैं। तो जिस तरह का तुम्हें यूज़ करना है जिस रिएक्शन में, उस रिएक्शन में उस तरह का कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। अब थर्मल क्रैकिंग क्या है, द प्रोसेस इन्वॉल्व हीटिंग द कंपाउंड टू हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ ए कैटलिस्ट। तो थर्मल क्रैकिंग में और कैटलिस्ट क्रैकिंग में एक ही अंतर है कि एक में तुम्हारा कैटलिस्ट का यूज होता है, एक में कैटलिस्ट का यूज नहीं होता। और क्रैकिंग क्या है, तो हीटिंग ऑफ द हायर चेन ऑफ जो हाइड्रोकार्बन है टू ऑब्टेन सिंपलर चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये चीज़ है। एक एग्जांपल देखो, हेक्सेन को इन 6 कार्बन का चेन है और सब में सिंगल बॉन्ड है, इसको हीट करते हैं तो क्या देता है, ब्यूटेन प्लस इथीन देता है। इथेन नहीं देगा, इथीन, और हमें इथीन नहीं तो चाहिए था। तो ये तुम्हारा लॉन्ग चेन अल्केन टू क्रैकिंग गिव ब्यूटेन। तो ये एक एग्जांपल है। लेबोरेटरी प्रिपरेशन क्या है इथीन का, तो अब बहुत सिंपल है लेबोरेटरी प्रिपरेशन। जब तुम इथानॉल, इसको इथानॉल पता है, C2H5OH को इथानॉल, इसको जब तुम कंसनट्रेटेड H2SO4 का यानी कंसनट्रेटेड हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड के साथ हाई टेम्परेचर पर लगभग 180 डिग्री टेम्परेचर पर हीट करोगे ना, तो तुम्हें इथीन मिलेगा और प्लस वाटर मिलेगा। इस फनल में और कुछ नहीं बल्कि C2H5OH इथानॉल है और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिला हुआ है, इसको हीट करते हैं तो यहाँ से फिर होते होते जाएगा और यहाँ पर वाटर कलेक्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें एक गैस जाएगा और वो है इथेन, और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से यहाँ पर इथेन गैस कलेक्ट हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, इस प्रोसेस को याद भी रख सकते हो कि इथीन का प्रिपरेशन, मीथेन का प्रिपरेशन तुमने पढ़ लिया था, इथीन का प्रिपरेशन है। अब लैबोरेटरी प्रिपरेशन इथाइन, ये इथाइन है। इथीन तुम्हारा डबल बॉन्ड वाला था और इथाइन तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड वाला हो गया। तो इथाइन में तुम देखोगे तो कैल्शियम कार्बाइड, CH2 की क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम कार्बाइड को वाटर के साथ हीट करोगे तो तुम्हारा इथाइन दे देगा और प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे देगा। ठीक है, यहाँ पर ये कैल्शियम कार्बाइड प्लस वाटर एक फ्लास्क में लिया हुआ है और इसको हीट किया तो हमने इथाइन गैस हमें डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से इधर इस पूरे एरिया में तुम्हें इथाइन गैस कलेक्ट हुआ मिलेगा। तो ये इथाइन। अब कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे कि हमने मीथेन का प्रॉपर्टी देखा था, तो यहाँ पर इथीन और इथाइन का प्रॉपर्टी देखेंगे तो ये भी उसी तरह से, जिस तरह से मीथेन कलरलेस है उसी तरह से इथीन भी कलरलेस है और इथाइन भी कलरलेस है। टेस्टलेस गैस है ये भी और इथाइन भी टेस्टलेस गैस है। पेकुलर आउटडोर, वैसे तो कोई स्मेल नहीं था मीथेन का, लेकिन इथीन का पेकुलर आउटडोर है। आउटडोर पेकुलियर मतलब आई थिंक इसका मतलब क्या हो सकता है, पेकुलियर का मतलब क्या हो सकता है, पेकुलियर का मतलब, एक मिनट मैं इसमें पूछ लूँ क्या पेकुलियर का मतलब क्या होता है, एक मिनट। पेकुलियर आउटडोर का मतलब क्या हो सकता है, एक मिनट। पेकुलियर आउटडोर तुम्हारा मुझे लगता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल टाइप का, मुझे लगता है, एक बार सर्च कर लेता हूँ। पेकुलियर मीनिंग का मतलब क्या होता है, अनयूजुअल और स्ट्रेंज। ठीक है, स्ट्रेंज आउटडोर मतलब इथीन का जो है वो जो स्मेल है वो बहुत ही स्ट्रेंज है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। इथाइन का कैरेक्टरिस्टिक गार्लिक आउटडोर मतलब लहसुन का जो स्मेल होता है वैसे ही इथाइन का स्मेल है। दोनों इंसोल्यूबल है, इथीन और इथाइन दोनों इंसोल्यूबल है वाटर में, जिस तरह से मीथेन भी इंसोल्यूबल था वाटर में, सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। तो जिस तरह से मीथेन पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल था उसी तरह ये दोनों भी सोल्यूबल है, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड और अल्कोहल में इथीन और इथाइन दोनों सोल्यूबल है, लेकिन वाटर में ये तीनों मीथेन, इथीन और इथाइन ये इनसोल्यूबल है। वेपर डेंसिटी इथीन का 14 है, इसका 13 है, और ये भी स्लाइटली लाइटर
देन एयर है और ये भी स्लाइटली लाइटर देन एयर है, और इस तरह से मीथेन भी स्लाइटली लाइटर देन एयर था। कंबशन, तो कंबशन होगा, ऑफकोर्स कंबशन होगा क्योंकि इथीन हाइड्रोकार्बन है, तो कंबशन होगा। तो जब भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन होता है तो बाय प्रोडक्ट में मेनली हमको तुम्हारा क्या मिलेगा, अगर ये कंबशन ऑक्सीजन के अच्छे अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। उसी तरह से इथाइन का कंबशन होगा तो इसमें भी हमें एक्सेस मात्रा में एयर चाहिए ना, अगर एक्सेस मात्रा में एयर नहीं होगा तो दोनों के प्रेजेंस में जो बाय प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर मिलेगा, जिस तरह से हमें मीथेन के साथ मिल रहा था। बाय द वे हाइड्रोजनेशन, तो हाइड्रोजन के लिए मैंने यहाँ पर एक लिखा है, हाइड्रोजनेशन इज अ केमिकल reaction where hydrogen is added to unsaturated compound, typically an alkene or alkyne, in the presence of a catalyst like nickel, palladium or platinum. This process converts the unsaturated compound into a saturated compound, meaning it fills the double or triple bond with hydrogen. ठीक है, अब इतना अधिक करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन आते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्केन्स आते हैं, ठीक है, अल्केन्स। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन आते हैं? अल्कीन्स, ठीक है, और अल्काइंस आते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्कीन्स और अल्काइंस आते हैं। तो जो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है, याद रखना, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है वो मेनली क्या करता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को यानी कि अल्कीन्स और अल्काइंस को किस में बदल देता है? अल्केन्स में, ठीक है, मेनली। तो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस क्या होता है? देखो यहाँ पर क्या लिया, इथीन लिया, ये क्या है? एक तरह का अल्कीन्स है, और इसमें हाइड्रोजन को ऐड किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, ठीक है। निकल एक तरह का कैटलिस्ट हो गया जो कि रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। और कितना टेम्परेचर लिया गया है? 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये किस में बदल गया? इथेन में बदल गया। वाह, क्या जादू हो गया, ठीक है। तो हाइड्रोजनेशन क्या है? एक क्या तरह का केमिकल रिएक्शन है जहाँ की हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है किस में? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, यानी कि या तो इथीन के साथ तुम्हें हाइड्रोजन जोड़ दिया जाएगा या इथाइन के साथ हाइड्रोजन जोड़ देगा। तो हाइड्रोजनेशन का यूज किसके लिए होता है? मेनली अल्कीन्स और अल्काइंस को किस में कन्वर्ट करने के लिए? अल्केन्स में कन्वर्ट करने के लिए। हाइड्रोजनेशन का यूज मेनली किसके लिए होता है? अल्कीन्स, या मेनली क्या उसी के लिए यूज होता है। हाइड्रोजनेशन का यूज किसके लिए होता है? अल्कीन्स या अल्काइंस को अल्केन्स में बदलने के लिए। तो इथेन को किस में बदल दिए? इथेन में। इथीन को किस में बदल दिए? इथेन में। इथाइन को किस में बदल दिए? इथीन में। और फिर इसी में फिर से इस प्रोसेस को किए, हाइड्रोजनेशन वाले प्रोसेस को, तो ये इथीन भी इथेन में बदल गया। समझ में आ रहा? तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बदलने के लिए हम लोग हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस यूज करते हैं। और इस प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम लोग हाइड्रोजन गैस को ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड अ टेम्परेचर लाइक 300 डिग्री सेंटीग्रेड, और वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है। और इस चीज़ का यूज़ किस लिए? तो जो तुम डालडा वगैरह देखते हो, आजकल तो रिफाइन में खाना बनता है, लेकिन डालडा वगैरह जो होता था तो वो उसमें हाइड्रोजनेशन का यूज होता था, यानी कि इथीन या इथाइन का हम लोग इथेन में बदलते थे, या जो भी अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में बदल देते थे। और ऐसा क्यों करते थे? जबकि डालडा तो हमारे सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। और डालडा जो हम ये क्या लिख दिए हैं, डालडा या वेजिटेबल ऑयल्स, ठीक है, या वेजिटेबल ऑयल्स, डालडा को वेजिटेबल ऑयल्स भी कहते हैं। तो वेजिटेबल ऑयल्स जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो तुम्हारा अल्केन है, ये इसमें मेनली ट्रांस फैटी एसिड होता है जो कि हमारे हार्ट के लिए ठीक नहीं होता है, लेकिन इसलिए तो लोग खाना भी बंद कर दिए इसको। तो वेजिटेबल ऑयल्स को किस तरह से बनाया जाता था? इसी हाइड्रोजनेशन प्रोसेस का यूज करके। क्यों? क्योंकि जो डबल बॉन्ड दिख रहे हो ना, इस पर जल्दी से अटैक कर सकते थे कौन? जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो बहुत जल्दी खराब कर देते थे इस डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड को। तो लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड को सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। और जब ये बन जाता था, इसी को कहते हैं वेजिटेबल ऑयल, ये जो बन जाता था सिंगल बॉन्ड वाला। और इस पर जल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक नहीं कर पाते थे, और इससे टेक्सचर भी बहुत अच्छा हो जाता था, और इस तरह से मार्केट में इसको बेचा जाता था। तो ये हो गया। एडिशनल ब्रोमीन को भी ऐड कर सकते हो। इथीन में देखो ब्रोमीन को ऐड किया, डिक्लारेशन ऑफ ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन का अपना कलर मेरे ख्याल से ब्राउन होता है या पिंक कुछ इस तरह का होता है। डिक्लारेशन ऑफ ब्रोमीन वाटर टेक्स प्लेस में इथीन के पास हो। तो एक टेस्ट पता है, कोई भी हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, तो उसका पता है एक टेस्ट क्या था कि ब्रोमीन गैस से उस हाइड्रोकार्बन को गुजारो। अगर ब्रोमीन का कलर चेंज हो गया ब्रोमीन गैस का, तो समझो कि वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब या तो वो अल्कीन है, नहीं तो अल्काइन है। लेकिन हाँ, वो सैचुरेटेड नहीं हो सकता है, अल्केन नहीं हो सकता है, क्योंकि अल्केन ब्रोमीन गैस को डिक्लराइज नहीं करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसका यूज बहुत आगे जाके भी होता है। तो एडिशन ऑफ ब्रोमीन, तो डिक्लेरेशन ऑफ ब्रोमीन वाटर टेक्स प्लेस व्हेन इथीन गैस इज पास्ड थ्रू
ब्रोमीन वाटर, तो ब्रोमीन वाटर से अगर तुम इथीन गैस को पास कराओगे तो ब्रोमीन वाटर का जो पहले कलर था और अब कलर है वो दोनों में चेंज तुम पाओगे। तो ठीक है, सो ब्रोमीन वाटर इथीन गैस से पास हुआ, ठीक है। तो या तो अल्कीन्स या अल्काइंस गैस को तुम अगर ब्रोमीन वाटर से पास कराओगे तो उनका जो ब्रोमीन वाटर का कलर है वो चेंज हो जाता है, लेकिन जब तुम किसी अल्कीन गैस को पास करवाओगे तो उसका कलर चेंज नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ा टेस्ट है तुम्हारे अल्कीन या अल्काइंस का। ये चीज़ है, देख रहे हो, ये 2 हाइड्रोजन हट गया और इस 2 हाइड्रोजन की जगह हटा नहीं है, ये 2 हाइड्रोजन है, ये जो एक डबल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड टूट गया और ब्रोमीन ऐड हो गया, तो 1,2 डाइब्रोमोमीथेन बन गया। यहाँ पर भी तुम देखोगे 1,2 डाइब्रोमोमीथेन, फिर से इसको पास करवाएं, इसको फिर से पास करवाएं, तो ये बन गया तुम्हारा 1,1,2,2 टेट्राब्रोमोइथेन। सिंपल कहने का मतलब है कि 3 बॉन्ड है तो एक बॉन्ड हटेगा इसमें से, अब डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो एक ब्रोमीन जुट जाएगा, 2 ब्रोमीन जुटेगा। अब फिर भी अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है पहले से, तो अब वो एक बॉन्ड हटेगा, फिर 2 ब्रोमीन और जुट जाएगा, तो 4 ब्रोमीन हो जाएगा। तो लास्ट में 4 ब्रोमीन हो गया है और बाकी 2 हाइड्रोजन तो जैसे था शुरू में वही 2 हाइड्रोजन है। पोलीमराइजेशन, तो पोलीमराइजेशन क्या होता है, नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल्स ऐड टू ईच अदर एट हायर टेम्परेचर फॉर्मिंग लॉन्ग चेन्स ऑफ कॉल्ड प्रोथीन थे। तो पोलीमराइजेशन मेनली वही है कि स्मॉलर जो चेन्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है, उल्टा, ठीक है, क्रैकिंग का उल्टा है एक तरह से। क्रैकिंग में तो स्मॉलर चेन्स ऑफ हाइड्रोकार्बन मिलकर लॉन्गर थी, नहीं उल्टा नहीं है, उल्टा है, उल्टा हो भी सकता है। जैसे क्रैकिंग में तो हमने देखा था कि लॉन्गर चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के एब्सेंस में बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करते थे, तो उससे स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स ऑफ चेन्स मिलते थे हमें। और पोलीमराइजेशन में क्या है कि स्मॉलर हाइड्रोकार्बन चेन्स को, जैसे कि बहुत सारे इथीन के मॉलिक्यूल्स को तुम अगर हाई टेम्परेचर पे तुम हीट करोगे तो क्या मिल जाता है, पॉलीथीन। जो तुम बार बार पॉलीथीन करते रहते हो ना, पॉलीथीन कहाँ है, तो एक्चुअली वो इथीन का ही बहुत हाई नंबर ऑफ चेन्स बन जाता है जब, तो वो पॉलीथीन कहलाता है। पॉली मीन्स मेनी, ठीक है, पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली मीन्स मेनी और इथीन लगा हुआ है तो मेनी इथीन, ठीक है। तो ये एन का मतलब ये है कि बहुत सारा इथीन, H2CH2 ये इथीन है, और एन का मतलब बहुत सारा इथीन चेन है, वो मिल के क्या बनाता है CH2N, ये तुम्हारा पॉलीथीन है। और इथाइन ऐड टू ईच अदर फॉर्मिंग बेंजीन, और बेंजीन का रिएक्शन देखो, अगर 3 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइन अगर मिल गया और रेड हॉट थी कॉपर टिप से इसको गुजारे हो 300 डिग्री से, तो ये क्या बनता है, बेंजीन बनता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि बेंजीन का फॉर्मेशन का, फिर बेंजीन फॉर्मेशन का और भी प्रोसेस हो सकता है, लेकिन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि जब 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइन को तुम हीट करते हो और उसको रेड हॉट कॉपर टिप से गुजारते हो तो वो क्या बनता है, बेंजीन बनता है। अब हाइड्रोजनेशन और अनसैचुरेटेड, तो मैंने बता दिया कि वेजिटेबल ऑयल को जब हीट करते हो हाइड्रोजन के साथ तो वो क्या बनता है, वनस्पति घी बनता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर ऑयल्स की जगह घी लिख दो, ठीक है, वेजिटेबल घी। तो वेजिटेबल ऑयल, तो ये जो इथीन है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये मेनली वेजिटेबल ऑयल्स है, और इनको हाइड्रोजन के साथ निकल के प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करोगे तो वेजिटेबल घी बन जाता है, ठीक है। तो ये वेजिटेबल घी जो है ये हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसलिए इसका यूज़ भी बहुत कम लोग करते हैं, और इसमें मेनली ट्रांस फैटी एसिड होता है जो हार्ट के लिए या बॉडी के लिए भी सही नहीं होता है। तो फिर ऐसा बना ही क्यों जाता है, ऐसा इसलिए बना जाता है क्योंकि इसको जब वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो इससे उसका जो शेल्फ लाइफ है, ठीक है, यानी कि वो जल्दी ख़राब नहीं होता है, बहुत लंबे समय तक अच्छा रहता है, और दूसरा कि उसका टेक्सचर अच्छा हो जाता है, ठीक है, अच्छे टेक्सचर के लिए। तो 2 चीज़ है, इसलिए इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब है डिक्लेरेशन ब्रोमीन, तो ब्रोमीन वाटर को कौन डिक्लेयर करता है, तो अल्किन्स और अल्काइंस। अब मीथेन, इथेन और इथाइन का यूजफुल प्रोडक्ट, तो मीथेन नेचुरल गैस, बायोगैस डेरिवेटिव, अब इथेन का पोलोथीन इथेन गैस है, ऑक्सी एसिटाइलिन और एसिटाइलिन इथाइन का। अब देखो फलों को पकाने के लिए कौन सा गैस का यूज़ करते हैं, तो यही है इथाइन गैस ही है या एसिटाइलिन गैस है, ठीक है, समझ में आ रहा है। एसिटाइलिन गैस का या इथाइन गैस का यूज होता है फलों को पकाने के लिए, यानी कच्चा फल उसको जल्दी पकाना है तो उसके लिए एसिटाइलिन या इथाइन गैस का यूज करते हैं। मेटल्स के वेल्डिंग के लिए भी हम लोग एसिटाइलिन गैस का यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये वाला तुम्हारा इथाइन वाला कम से कम जरूर पढ़ लेना है वाला, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन है। मीथेन इज कंसिडर्ड मोर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल दैन पेट्रोल, ऑफ कोर्स, क्योंकि बहुत कम CO2 इससे जनरेट होता है अगर तुम बाकी का कंपैरिजन करोगे। जैसे पेट्रोल को जलाने में ज़्यादा CO2 का इन्वॉल्व होता है जब वो जलता है, तो मीथेन में बहुत कम होता है। और साथ ही में एक चीज़ और यहाँ पर लिखा हुआ है कि पेट्रोल कैन शो मोर नॉकिंग प्रॉपर्टी विच रिड्यूस द फुल एफिशिएंसी एंड रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ फ्यूल पर रिलीज ऑफ एनर्जी।
मतलब थोड़ा सा ही एनर्जी का, जितना एनर्जी मान लो 10 जूल एनर्जी निकालना है, तो जितना पेट्रोल को तुम जलाओगे उससे कम मीथेन ही जलाओगे ना, तो 10 जूल एनर्जी मिल जाएगा। ठीक है, तो मोर अमाउंट ऑफ फ्यूल पर यूनिट ऑफ एनर्जी तुम्हारा पेट्रोल वगैरह में होता है, लेकिन मीथेन है कि वो उसका कैलोरीफिक वैल्यू हाई है, या नॉकिंग प्रॉपर्टी जो है तुम्हारा कम है। ठीक है, तो मतलब पेट्रोल कैन शो मोर नॉकिंग प्रॉपर्टी विच रिड्यूस द फ्यूल एफिशिएंसी एंड रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ फ्यूल पर रिलीज ऑफ यूनिट एनर्जी ड्यू टू दिस मीथेन कैन मोर इन्वायरमेंटली दैट CO2 इज ग्रीन हो गया कैसे ग्लोबल। समझ में ये चीज़ है। तो तुम्हारा पेट्रोल का नॉकिंग प्रॉपर्टी जाता है, जिससे चलते उसका फ्यूल एफिशिएंसी कम होता है। जिस चीज़ का नॉकिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा है, नॉकिंग प्रॉपर्टी क्या होता है बाद में बताएंगे, लेकिन किसी का नॉकिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा है, जिससे जिस भी हाइड्रोकार्बन्स का उनका फ्यूल एफिशिएंसी कम होता है। फ्यूल एफिशिएंसी कम मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जलाओगे तब जाके वह थोड़ा सा एनर्जी निकलेगा, लेकिन मीथेन के साथ ऐसा नहीं है, थोड़ा भी जलाओगे तो कैसा ज़्यादा एनर्जी निकलेगा, जिसको कैलोरीफिक वैल्यू या जो भी कहना चाहो, तो ये चीज़ है। 2 कंटेनर ए बी कंटेनर सेम, 2 कंटेनर है, उन दोनों में क्लोरीन गैस है। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग है। लिमिटेड अमाउंट ऑफ मीथेन इज पास थ्रू ए एंड एक्सेस ऑफ मीथेन फाइंड डिफाइन। तो अगर ए वाले कंटेनर में लिमिटेड अमाउंट ऑफ मीथेन पास किए हैं और बी में बहुत सारे अमाउंट ऑफ में मीथेन गैस पास किए हैं, तो बाय प्रोडक्ट क्या होगा? तो ए वाले में क्या प्रोडक्ट बनेगा? मेनली CH3Cl बनेगा। ठीक है, CH3, क्योंकि लिमिटेड अमाउंट है ना, तो केवल एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस होगा एक क्लोरीन से और CH3Cl बनेगा। लेकिन बी में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा मात्रा में क्लोरीन है, तो पता क्या क्या बनेगा? CH3Cl तो बनेगा ही, फिर CH2Cl2 बनेगा, फिर CHCl3 बनेगा जिसको क्लोरोफॉर्म कहते हैं, फिर CCl4 बनेगा। तो दूसरे वाले बी वाले में ये सारे प्रोडक्ट बनेंगे, क्योंकि मीथेन बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोगों ने भेजा है, और दोनों में क्लोरीन गैस है, ऐसा नहीं है, ए भी दोनों में। और लेकिन ए में मेनली क्या बनेगा? मेनली CH3Cl बनेगा। तो ये दिया भी हुआ है। तो फर्स्ट देन प्रोडक्ट मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, तो मीथेन इज पास हो गया, एक्सेस अमाउंट ऑफ मीथेन इज पास हो गया। इन द सेकंड केस, अच्छा इसमें उल्टा बोल दिया था। इन सेकंड वर्ड, इफ एक्सेस ऑफ मीथेन इज पास ओनली मिथाइल क्लोराइड इज फॉर्म। अच्छा ओके, एक मिनट, इसमें उल्टा लगता है, बोल दिया। ए में तुम्हारा ए जो है, ए में मेनली सारा प्रोडक्ट बनेगा। CH3Cl बनेगा, CH2Cl2 बनेगा, CHCl3 बनेगा और CCl4 बनेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने सेम अमाउंट ऑफ क्लोरीन गैस लिया है दोनों कंटेनर में, ए और बी दोनों में। ठीक है, लेकिन लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्लोरीन भेजा है। सेम अमाउंट ऑफ क्लोरीन गैस लिया है ए और बी में, लेकिन लिमिटेड अमाउंट ऑफ मीथेन गैस भेजा है किस में? ए में। तो लिमिटेड अमाउंट में भेजा है, लेकिन क्लोरीन तो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो ये सारे प्रोडक्ट बन जाएंगे। क्योंकि एक तुम्हारा मीथेन लिमिटेड है, तो थोड़ा सा मीथेन है, लेकिन क्लोरीन तो बहुत ज़्यादा है, तो रिएक्शन होते जाएगा। CH3Cl बनेगा, लेकिन क्लोरीन तो अभी भी प्रेजेंट है, तो फिर से रिएक्शन करके CH2Cl2 बना देगा, लेकिन क्लोरीन तो भारी मात्रा में है, क्योंकि मीथेन बहुत लिमिटेड अमाउंट में हमने ए में भेजा, तो फिर से CHCl3 बना देगा। लेकिन अभी भी क्लोरीन है, क्योंकि क्लोरीन भारी मात्रा में है और हमने बहुत लिमिटेड अमाउंट में ए कंटेनर में मीथेन को भेजा, तो फिर से CCl4 बना देगा। लेकिन बी में दिक्कत ये है कि इसमें भी क्लोरीन उतना ही है जितना ए में है, लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें हाई अमाउंट ऑफ, मतलब एक्सेस मीथेन को दे दिया है। अब एक्सेस मीथेन दे दिया है इसमें बी में, तो हर मीथेन जितना भी CH4 मीथेन ज़्यादा हो गया है, और क्लोरीन क्या हो गया? कम हो गया। मान लो चार मीथेन का मॉलिक्यूल है, तो 2 ही क्लोरीन का मॉलिक्यूल से रिएक्शन करने के लिए बचा है। तो इससे क्या होगा कि इसमें मेनली हमको क्या बचेगा? द एंड प्रोडक्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ मीथेन इज मिथाइल क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड, ट्राइक्लोरोमीथेन और कार्बन टेट्राक्लोराइड इज ए मिक्सचर बनेगा। इन द सेकंड केस इफेक्ट ओनली मिथाइल क्लोराइड इज फॉर्म। ठीक है, इन द सेकंड केस इफ एक्सेस ऑफ मीथेन इज पास्ड ओनली मिथाइल क्लोराइड इज फॉर्म। ठीक है, तो बी में अगर एक्सेस मीथेन पास करेंगे तो ओनली मिथाइल क्लोराइड जो तुम्हारा मेनली है वो बनेगा, CH3Cl प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर दिया भी हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये अगर CH4 एक्सेस में ले लोगे तो मिथाइल क्लोराइड बनेगा, लेकिन अगर CH4 लिमिटेड अमाउंट में ले लोगे और प्लस Cl2 एक्सेस में ले लोगे, एक्सेस में, तो क्या बनेगा? सारा प्रोडक्ट बन जाएगा। CH3Cl बन जाएगा, CH2Cl2 बन जाएगा, CHCl3 बन जाएगा और CCl4 बन जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये अब मोर हाइड्रोजनेटेड ऑयल इज लेस रेंसिड देन लेस हाइड्रोजनेटेड ऑयल।
ठीक है। तो हाइड्रोजनेटेड ऑयल क्या कर, उसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड जल्दी अटैक नहीं करते हैं। यहाँ पर देखो, एसिडिटी ऑफ ऑयल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स एंड सम अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय द अटैक ऑफ ऑक्सीजन ऑन द डबल बॉन्ड ऑफ अनसैचुरेटेड ऑयल। इन द हाइड्रोजनेटेड ऑयल द अनसैचुरेटेड पोजीशंस आर कन्वर्टेड टू सैचुरेटेड पोजीशन, एज अ रिजल्ट ऑक्सीडेशन ऑफ डबल बॉन्ड इज प्रिवेंटेड। तो जहाँ जहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो ये जो डबल बॉन्ड है बहुत ज़्यादा प्रोन है ऑक्सीजन के अटैक से, क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी खाना खट्टा तब होता है जब मिली ऑक्सीजन का अटैक होता है, जब क्योंकि ऑक्सीडेशन होगा ना, तो जब उस खाने का ऑक्सीडेशन होता है तभी तो खाना खट्टा हो जाता है, हम बोलते हैं कि खराब हो गया। तो ऑक्सीडेशन में मिलने किस गैस का यूज होता है, ऑक्सीजन गैस का। तो जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है ये बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा प्रोन है अटैक होने से। ऑक्सीजन गैस जल्दी इससे डबल बॉन्ड पर या ट्रिपल बॉन्ड पर अटैक करते हैं। लेकिन जब ये कार्बन डबल सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का जल्दी अटैक नहीं होता और ऐसा जो है वो जल्दी खराब नहीं होगा या लेस रैंसिड होगा। तो इसलिए मोर हाइड्रोजनेटेड ऑयल, तो जो मोर हाइड्रोजनेटेड ऑयल होता है वो सैचुरेटेड नहीं होता है, वो सैचुरेटेड होता है, ठीक है, उसमें सिंगल बॉन्ड होता है। इज लेस रैंसिड है ना, लेस रैंसिड। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा वो जल्दी खराब नहीं होता है, उसका ऑक्सीडेशन जल्दी नहीं होता है, किसके कंपेरिजन में, लेस हाइड्रोजनेटेड ऑयल के कंपेरिजन में, ठीक है, लेस हाइड्रोजन यानी कि अनसैचुरेटेड। और ठीक है, समझ। तो इसका आंसर यही है कि जो लेस हाइड्रोजनेटेड ऑयल है, यानी कि जो तुम्हारा अल्कीन या अल्काइन है, ये ज़्यादा प्रोन है अटैक के, ऑक्सीजन जल्दी अटैक इन पर करता है और वो चीज़ ऑक्सीडाइज कर देता है और वो ख़राब हो जाता है जल्दी। लेकिन जैसे ही हाइड्रोजनेशन प्रोसेस का यूज करके हम इस अल्कीन या अल्काइन को बदल देते हैं अल्केन में, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, तो वो जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है उस पर ऑक्सीजन का जल्दी अटैक नहीं होता और इस तरह से वो बहुत लंबे समय तक अच्छा रहता है। जैसे वेजिटेबल घी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। फिर नेचुरल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हो गया हाइड्रोकार्बन। तो नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी में तुम्हारा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है और एक है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो तुम्हारा एग्जॉस्ट नहीं होता, वो कभी ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है, वो अनलिमिटेड अमाउंट में है, जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सब। और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि लिमिटेड अमाउंट में है और एक दिन वो खत्म हो जाएंगे, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया। फॉर्मेशन, तो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस का फॉर्मेशन मिलियंस ऑफ साल के फॉसिल फ्यूल जो भी अर्थ क्रस्ट में दबे हुए हैं, वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रोसेस के प्रेजेंस में वो क्या होता है, उनका फॉर्मेशन हो जाता है कोल में या पेट्रोलियम में या गैसेस में। तो सबसे पहले कोल में, यही बात कोल बाद में हाई टेम्परेचर ऑपरेशन में पेट्रोलियम में कन्वर्ट होते हैं और फिर उसमें नेचुरल गैस का भी तुम्हारा एलिमेंट दिखेगा। अब कोल का मेनली 4 वैरायटी होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और लिग्निनाइट। तो सबसे अच्छा कोल अगर तुम कंबशन के लिए देखोगे तो एंथ्रासाइट, क्योंकि जिस कोल में जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ कार्बन होगा उतना ही अच्छे से जलेगा। तो एंथ्रासाइट 90% ऑफ कार्बन है, बिटुमिनस 70% ऑफ कार्बन है, लिग्निनाइट 40% ऑफ कार्बन है और पीट क्या है 10 से 15% कार्बन है। तो मेनली तुम्हारा जो अच्छा अगर तुम्हें चाहिए कि कम्बशन हो तो एंथ्रासाइट, फिर बिटुमिनस, फिर लिग्निनाइट और फिर पीट है। तो 4 तरह का तुम्हारा कोल प्रेजेंट है। एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल, फिर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। तो कोल को जब तुम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करोगे, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब होता है कि तुम कोल को किसके एब्सेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में या एयर के एब्सेंस में हीट करोगे। द प्रोसेस ऑफ, देखो, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और कार्बनाइजेशन। तो ठीक है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है, कोल, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल और कार्बनाइजेशन ऑफ कोल, ठीक है, इसको कार्बनाइजेशन भी करते हैं। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हमें क्या मिलेगा, तो हमें ये मिलेगा, हमें 3 चीज़ मिलेगा, कोल गैस, अमोनिया और कोल तार। तो अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला NH3 आपको याद भी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ठीक है। हैबर प्रोसेस वाला जो तुम अमोनिया वाला जो यूज़ करते हो, खैर और बाद में इसके बारे में बात करें हाइपर, लेकिन अमोनिया का जो केमिकल फार्मूला है वो NH3 है। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से हमें कोल गैस, अमोनिया और कोल तार मिलता है। अब तुम इस जो कोल तार है, इस कोल तार का अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे, इस कोल तार का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है कि अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर उस मिक्सचर का जो भी एलिमेंट है वो अलग अलग हो जाएंगे अलग अलग स्टेप्स में, ठीक है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, एक सेपरेशन प्रोसेस है, किस बेसिस पे, बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के बेसिस पे, ठीक है। तो जब ये जो कोल तार, अमोनिया और कोल गैस मिला हमें किसके द्वारा, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल के द्वारा, तो इस कोल तार को भी अगर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है, बेंजीन मिलता है, फेनोल नैप्थलीन मिलता है, फेनोल नैप्थलीन, एंथ्रासिन मिलता है, एंथ्रासिन और पिच, ये सब हाइड्रोकार्बन्स ही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कोल तार से मिलता है। अब पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम वगैरह, पेट्रा मीन्स रॉक और ओलियम मीन्स ऑयल, इसका एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। पेट्रा मीन्स रॉक, ओलियम मीन्स ऑयल, ये चीज़ हो गया। एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम, तो ऑफकोर्स अर्थ सरफेस में ड्रिलिंग करके या जो भी क्रैकिंग मेथड
ड्रिलिंग वगैरह करके जो भी वो तुम्हारा पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्शन तो तुम्हें पता ही है, इसको पढ़ भी सकते हो आप। फिर उसके बाद देखो ये फ्रैक्शनिंग टावर है, अगर क्रूड ऑयल को भेजोगे यानी पेट्रोलियम को, देखो क्या क्या मिलता है यहाँ से। हमें पहला स्टेज में लुब्रिकेटिंग ऑयल मिलता है जो ग्रीस वगैरह यूज़ करता है, फिर डीजल ऑयल मिलता है, फिर केरोसिन मिलता है, फिर गैसोलीन मिलता है, और जैसे गैसेस जो है वो बाहर निकल जाते हैं। तो जो पेट्रोलियम है उससे केवल पेट्रोल नहीं होता है, उससे उसमें डीजल भी होता है, उसमें केरोसिन होता है, गैसोलीन होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल भी होता है, बस उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से गुजारना होता है हमें, ठीक है। पेट्रोलियम जो पेट्रोल तुम देखते हो जो गाड़ी में भराता है वो तो मेनली ब्राउन कलर का लिक्विड होता है, लेकिन एक्चुअली जब धरती से निकलता है वो पूरा काला होता है। फिर उसको रिफाइन करते हैं, फिर उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के दौरान हमें गैसोलीन, केरोसिन, डीजल ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल अलग अलग मिलता है, क्योंकि इन सब का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में इसी चीज़ का तो ये क्या आता है कि अगर एलिमेंट्स किसी मिक्सचर में अगर अलग अलग एलिमेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है तो वो अलग अलग फेज में वो बाहर आ जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो उस चीज़ का यूज किया जाता है। ये फ्रैक्शनिंग टावर तुमको दिख भी रहा है यहाँ पर। अब प्रोसेसिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का प्रोसेस, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का रिफाइनरी तुम्हें पता है भारत में बहुत ज़्यादा रिफाइनरी है पेट्रोलियम के, खासकर गुजरात वगैरह या महाराष्ट्र वगैरह एरिया में। ये रहा यूजफुल फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड आफ्टर रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम गैस, क्रूड नैप्थेला, केरोसिन ऑयल, फ्यूल ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन। अब तो पेट्रोल का है तो ये रहा भाई पेट्रोल, क्रूड नैप्थेला जो कि 30 से 150 डिग्री में ही बाहर आ जाता है पेट्रोल, यहाँ पर तुमको दिख रहा होगा, ठीक है। और बाकी यहाँ फ्यूल ऑयल जो 300 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे गैस ऑयल, डीजल ऑयल, फर्नांस ऑयल के रूप में बाहर आ जाता है। फिर नेचुरल इंपॉर्टेंट फ्यूल ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम, तो नेचुरल गैस तुम्हारा हो गया। पेट्रोलियम डिपोजिट एक्सट्रैक्शन पेट्रोलियम इन, ठीक है। पेट्रोलियम के साथ अधिकतर बार हमें नेचुरल गैस मिल ही जाता है, ठीक है, क्योंकि पेट्रोलियम के जस्ट ऊपर ही नेचुरल गैस का तुमको देखा, क्योंकि ऑफकोर्स नेचुरल गैस का डेंसिटी कम होगा, गैसियस है ना। नेचुरल गैस इज कंपोज ऑफ हाईली वोलेटाइल अल्केन्स, प्रीडोमिनेंट मीथेन, कंसिक्वेंटली इट अंडरगोस रैपिड कंबशन रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट्स। तो नेचुरल गैस में तुमको हो गया, पेट्रोलियम गैस हो गया, तो इसको पढ़ सकते हो एलपीजी, फिर पेट्रोल हो गया। अब सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम इसको हम आगे देखेंगे, 45 मिनट का वीडियो हो गया है। यूज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एज इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड, सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो एक तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम एसिटिक एसिड, तुम जो देख रहे हो विनेगर देख रहे हो, ये CH3COH और सोडियम बेंजोएट, इन सब का यूज पता है फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज होता है। यानी कि खाने को या कोई भी पैकिंग मटेरियल है जो तुम्हारा कोई भी लिक्विड पैकिंग मटेरियल है उसमें इन चीज़ों का ऐड कर दें ताकि वो जो मटेरियल है वो ज़्यादा अच्छा रहे, ज़्यादा समय तक वो ख़राब ना हो, तो प्रिजर्वेटिव उसी को बोलते हैं। तो एसिटिक एसिड और सोडियम बेंजोएट का यूज प्रिजर्वेटिव के रूप में किया जाता है। और कुछ ऐसे तुम्हारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनको फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है, जैसे MSG मोनोसोडियम ग्लूकामेट, याद रखना MSG का, ठीक है। MSG ईस्टर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो है ये तुम्हारा यूज़ किया जाता है ताकि खाने को और टेस्टी बनाया जा सके। तो अधिकतर मैगी से लेकर हर चीज़ में ये यूज़ किया जाता है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको खाएं, क्योंकि उन्हें टेस्ट लगे और बाहर ज़्यादा से ज़्यादा उसे खरीदे, तभी तो उनका सेल्स बढ़ेगा मैगी वगैरह का, जो भी हो। और भी चीज़ MSG यूज़ किया जाता है भाई बहुत सारी चीज़ में, नूडल्स वगैरह में तो खास करके। फिर साइट्रिक एसिड, तो भाई जो तुम देखते हो जो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, सॉफ्ट ड्रिंक्स, थम्स अप, कोको कोला, ये सब जो चीज़ है भाई उसमें CO2 डाला जाता है। ये तो ये सब जो साइट्रिक एसिड, सोडियम साइट्रेट, तो वो सब मेनली उसको टेस्ट को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अगर सोचो कि स्प्राइट में अगर CO2 ना रहे और बस ऐसे ही रहे तो तुम्हें अच्छा लगेगा कि कोई पानी में चीनी मिला के दे दिया मुझे, ठीक है। लेकिन उसमें फ्लेवरिंग के लिए हम लोग क्या क्या डालते हैं, साइट्रिक लेमन का फ्लेवर डालते हैं जो कि साइट्रस फ्रूट ही है, और CO2 भी अलग से डालते हैं स्प्राइट में। तो ये चीज़ हो गया। फिर कलर के लिए भी कुछ हमें सब्सटेंस को कलरफुल बनाना है, फूड अति को, तो हमें टेट्राजीन से कलर येलो हो जाता है, इराइथ्रोसिन रेड हो जाता है, और इंडिगो ब्लू हो जाता है। तो ये सब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनका हम यूज़ फूड में करते हैं ताकि फूड को कलर प्रदान किया जा सके। तो कुछ फूड अति ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज हम लोग प्रिजर्वेटिव करने के लिए करते हैं, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज हम लोग फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में करते हैं, और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज हम लोग फूड को कलर करने के लिए करते हैं। कलर करने के लिए मतलब उसको कलर प्रदान करने के लिए करते हैं, जैसे टेट्राजीन येलो कलर के लिए, इराइथ्रोसाइन रेड कलर के, इंडिगो कारामीन ब्लू कलर के लिए। फिर कैफीन है, कैफीन इट इज जनरली एडेड टू सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड चॉकलेट, इट इज एक्चुअली, तो कैफीन तो चॉकलेट्स वगैरह में या सॉफ्ट ड्रिंक्स में ना कैफीन ऐड किया जाता है ताकि ये एक तरह के नशे का ही होता है, पता है, मतलब नशा कह सकते हो लेकिन उस तरह से भी नहीं है, क्योंकि हालांकि इसको ये आदत की तरह लग जाता है। जैसे ही तुम इसका यूज़ करोगे, जैसे ये सॉफ्ट ड्रिंक या चॉकलेट में होता है, उससे क्या होता है कि तुम्हारा नर्वस सेल जो है, जो तुम्हारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो थोड़ा एक्टिवेट होता है, तुम्हें थोड़ा सा ताजगी लगेगा, तो तुम्हें इसको आदत पड़ जाएगा, क्योंकि फिर बाद में फिर तुम चॉकलेट खाना चाहोगे या सॉफ्ट ड्रिंक पीना चाहोगे, क्योंकि तुम्हें लगता है कि ये मुझे रिफ्रेश करता है, लेकिन एक्चुअली वो है नहीं, उसमें कैफीन डाला हुआ है जो कि ये एक एडिक्टिव सब्सटेंस है।
फिर साइट्रिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज एज ए फ्लेवरिंग एजेंट इन द सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये तो तुम पढ़े ही हो। अब यूज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज सोप एंड डिटर्जेंट, इसको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। सो आई होप कि कुछ समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।